हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 21 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस किस डेट को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है। ये देख लीजिए, हर वर्ष 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है। इस बार जो 2021 में मनाया गया है उसका थीम क्या है? तो 2021 के वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का थीम है अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। क्या है थीम? अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। देखिए, हर बार 20 फरवरी को ही आपका ये वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20 फरवरी 2008 को ILO डिक्लेरेशन ऑन सोशल जस्टिस ये लाया गया था। तो 20 फरवरी को लाया गया था, हालांकि अडॉप्ट हुआ था जून 2008 में। तो क्योंकि 20 फरवरी को लाया गया था इसलिए हर वर्ष 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है। क्योंकि ILO द्वारा ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO की बात करते हैं 1919 यानी 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है जिनीवा में और डायरेक्टर जनरल कौन है ILO के? गाय राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 82वें यानी कि 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है उसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो 82nd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का वुमेन सिंगल टाइटल जीता है मनिका बत्रा ने। किसने? मनिका बत्रा। ये देख लीजिए, ये हैं मनिका बत्रा, दिल्ली से बिलोंग करती हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने रिसेंटली 82nd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में वुमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है। मनिका बत्रा ने फाइनल में किसको हराया है? तो रीथ रिस्या को हरा दिया है, याद रखिएगा। ये जो नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो रही है, वुमेन्स टाइटल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? पंचकुला हरियाणा में। और जीता किसने है? मनिका बत्रा ने। आपको याद रखना है, ये मनिका बत्रा का सेकंड नेशनल टाइटल है। इससे पहले 2015 में भी जो हैदराबाद में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी टेबल टेनिस की, उसको भी मनिका बत्रा ने जीता था। बात करें नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी और प्रेसिडेंट कौन है? दुष्यंत चौटाला। आपको पता ही होगा किसके बेटे होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेज स्कीम के तहत कोई इंडिविजुअल पर्सन एक फिनेंशियल ईयर में कितना रेमिटेंस विदेश भेज सकता है? तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेज स्कीम ये RBI की स्कीम है। इसके तहत कोई व्यक्ति विशेष एक फिनेंशियल ईयर में यानी अप्रैल से मार्च के बीच में $2.5 लाख ही भेज सकता है मैक्सिमम। कितना? $2.5 लाख। ये देख लीजिए, रिसेंटली RBI ने अनाउंस कर दिया है कि अब आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेज स्कीम के तहत IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को भी पैसा भेज सकते हैं, यानी जो फॉरेन करेंसी है वो भेज सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में है। तो अपने ही देश में पैसा भेजने के लिए ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेज स्कीम के तहत छूट दी गई है। क्यों छूट दी गई है? क्योंकि जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के तहत सेटअप किया गया है, इसलिए छूट दी गई है। देखिए, फॉरेक्स करेंसी को यानी फॉरेन करेंसी को बचाने के लिए RBI द्वारा लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेज स्कीम अनाउंस की गई थी। इसमें यह बाउंडेशन था कि आप एक वर्ष में $2.5 लाख से ऊपर विदेश में नहीं भेज सकते हैं फॉरेन करेंसी। इसका पर्पज़ ये था कि इंडिया में ही फॉरेन करेंसी रहे और हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भरा हुआ रहे। तो आप देखिएगा, RBI ने अब ईज कर दिया है, यानी आसान बना दिया है कि अब IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को भी आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेज स्कीम के तहत पैसा भेज सकते हैं। RBI की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में स्थापना हुई थी RBI एक्ट 1934 के द्वारा। और ये RBI की स्थापना हुई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे। कोलकाता में स्थापना हुई थी, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था, वहीं आज भी है। 1949 में RBI का नेशनलाइजेशन हो गया था और 1949 में ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ था। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो RBI की सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होती हैं, RBI एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में लिस्ट होती हैं। हेडक्वार्टर मैंने बता दिया आपका RBI का। वर्तमान में RBI के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। RBI के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा समलेश्वरी देवी टेम्पल में जो आने वाले डिवोटीज़ हैं यानी भक्त हैं उनके डिवाइन एक्सपीरियंस को बेहतरीन करने के लिए समालेई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली समालेई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। कहाँ पे? ओडिशा में। ये देख लीजिए, रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा समालेई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है समलेश्वरी देवी में आने वाले भक्तों को अच्छी टूरिस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो एक तरह का टूरिज्म प्रोजेक्ट है समालेई प्रोजेक्ट,
जिसको समलेश्वरी देवी में आने वाले भक्तों के लिए अनाउंस किया गया, किसके द्वारा? ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा। समलेई प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म आप पढ़ सकते हैं, समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमी इनिशिएटिव, ये है समलेई प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म। समलेई प्रोजेक्ट के लिए जो फिनेंशियल ईयर 2022 है यानी 2022 है, उसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने 200 करोड़ भी अनाउंस कर दिए हैं। तो समलेई प्रोजेक्ट के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने 200 करोड़ अनाउंस कर दिए हैं। उड़ीसा की बात करें तो ये है मैप में उड़ीसा। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और आप देखिएगा एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, चिल्का लेक, वो उड़ीसा में ही है। उड़ीसा, कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा उड़ीसा के रेवाड़ प्रोजेक्ट के लिए 350 करोड़ का असिस्टेंस दिया जा रहा है। रेवाड़ मतलब रीजुनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। तो रेवाड़ प्रोजेक्ट और समलेई प्रोजेक्ट दोनों उड़ीसा के हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस मॉरिस, इन्होंने आईपीएल 2021 में ऑक्शन के दौरान सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, यानी इतना महंगा प्लेयर आज तक आईपीएल की हिस्ट्री में कोई नहीं बिका है जितना क्रिस मॉरिस बिके हैं। आईपीएल ऑक्शन चेन्नई में ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे, जिसमें क्रिस मॉरिस सबसे महंगे बिके हैं। आपको बताना है क्रिस मॉरिस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं क्रिस मॉरिस। ये देख लीजिए, ये हैं क्रिस मॉरिस। 16.25 करोड़ में बिके हैं। और किसने खरीदा है? राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। दोनों वैल्यू याद रखिएगा, क्रिस मॉरिस को इस बार के आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है और 16.25 करोड़ में बिके हैं, आपको याद रखना है। इससे पहले जो क्रिस मॉरिस थे वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेलते थे। तो इस समय आईपीएल ऑक्शन चल रहे हैं 2021, कहाँ पे चल रहे हैं? चेन्नई में, जिसमें क्रिस मॉरिस ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। क्रिस मॉरिस कहाँ से बिलोंग करते हैं? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएनफोंटेन। जो केप टाउन है आपकी, ये है लेजिस्लेटिव कैपिटल। प्रिटोरिया कौन सी है? एग्जीक्यूटिव कैपिटल। और ब्लोएनफोंटेन क्या है? जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? तो रैंड। और प्रेसिडेंट कौन है? साइरिल रामाफोसा। कल मैंने आपको साउथ अफ्रीका के एक और क्रिकेटर की न्यूज़ पढ़ाई थी, नाम था फैफ डुप्लेसिस। फैफ डुप्लेसिस, इन्होंने क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो फैफ डुप्लेसिस और क्रिस मॉरिस दोनों साउथ अफ्रीका के ही क्रिकेटर हैं, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष सॉइल हेल्थ कार्ड डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है। 2021 में 6वां 6th सॉइल हेल्थ कार्ड डे ऑब्जर्व किया गया है 19 फरवरी को, आपको ये याद रखना है। ये देख लीजिए, हर वर्ष 19 फरवरी को पूरे भारत में सॉइल हेल्थ कार्ड डे मनाया जाता है। 19 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 2015 में पीएम मोदी ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की थी सूरतगढ़ राजस्थान से। तो ये भी याद रखिएगा, 2015 में 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम सूरतगढ़ राजस्थान से लॉन्च की थी पीएम मोदी ने। और इस बार 2021 में 6वां वर्ष है इस स्कीम के लॉन्च करने का। सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों दिए जाते हैं? जो हमारी सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी की रिपोर्ट होती है एक तरह से सॉइल हेल्थ कार्ड में। ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसको सभी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के। सॉइल हेल्थ कार्ड में 12 न्यूट्रिएंट्स यानी 12 पोषक तत्वों की जानकारी रहती है। और जो सैंपल लिया जाता है वो रेन फेड एरिया में 10 हेक्टेयर में लिया जाता है और इरीगेटेड एरिया में 2.5 हेक्टेयर में लिया जाता है। सॉइल हेल्थ केयर जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो हर 2 वर्ष में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसानों को। और सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को पर सॉइल सैंपल 190 रुपीज़ दिया जाता है। तो ये रहा सॉइल हेल्थ कार्ड, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो 2021 में 29वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम। ये देख लीजिए, NTLF 2021 ये नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम का 29वां एडिशन है। इस बार का जो NTLF 2021 है इसका थीम क्या है? शेपिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स अ बेटर नॉर्मल। क्या थीम है? शेपिंग द फ्यूचर फॉर अ बेटर नॉर्मल। ये थीम है इस बार के नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम का। नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम, इसको नेस्कॉम द्वारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बिल एंड मेलिंडा गेट्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया है। पीएम मोदी ने इसको एड्रेस किया था स्टार्टिंग में, तो नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम पीएम मोदी द्वारा एड्रेस किया गया था। 30 देशों के पार्टिसिपेंट ने इसमें सहयोग किया। नेस्कॉम की बात करें, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरपर्सन कौन है नेस्कॉम के? UB प्रवीण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांट थॉर्नटन भारत की ब्रिटेन मीट्स इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 है ये, 2019-20 के दौरान यूके से इंडिया ने कितना FDI रिसीव किया है?
तो ग्रैंट थॉर्नटन भारत की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 के दौरान इंडिया को यूके से आने वाले एफडीआई की वैल्यू है $1422 मिलियन। कितना है? $1422 मिलियन। ये देख लीजिए, रिसेंटली ग्रैंट थॉर्नटन भारत, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, ब्रिटेन मीट्स इंडिया रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 के दौरान इंडिया में यूके से आने वाले एफडीआई की वैल्यू है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की $1422 मिलियन, जो कि 15-16 में कितनी थी? $898 मिलियन। तो लगभग डबल होने वाली है, एक तरह से आप ये मान लीजिए। यूके से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है उसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है, यानी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने रिसीव किया है एफडीआई यूके से। एक्चुअली इंडिया में जितनी भी एफडीआई आता है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ही रिसीव करता है, ये एक अदर फैक्ट आप याद रखिएगा। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, ये जो रिपोर्ट है इसको ग्रैंट थॉर्नटन भारत द्वारा पब्लिश किया गया है CII के साथ मिलकर। एफडीआई की बात करें तो इंडिया में 2019-20 के दौरान $74.39 बिलियन एफडीआई आया है टोटल। यूके की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टोटल की बात कर रहा हूँ। $74.39 बिलियन का एफडीआई आया है 2019-20 के दौरान। सबसे ज़्यादा एफडीआई इंडिया में कहाँ से आया है? तो सिंगापुर से आया है, हमेशा सिंगापुर से ही आता है। और सबसे ज़्यादा एफडीआई इंडिया में रिसीव कौन सा स्टेट करता है? महाराष्ट्र करता है, आपको याद रखना है। एफडीआई इंडिया में सबसे ज़्यादा आता है सिंगापुर से, और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये आता है USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एक बुक है द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला, इसको एयर मार्शल भरत कुमार जी ने लिखा था, रिटायर्ड एयर मार्शल हैं भरत कुमार, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला। इस बुक को लॉन्च किसने किया है? तो द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला इसको लॉन्च किया है RKS भदौरिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। RKS भदौरिया द्वारा जो 1971 का पाकिस्तान इंडिया वॉर है उसकी 50वीं वर्षगांठ पर यह बुक रिलीज़ की गई है, द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला। किसने रिलीज़ की है? RK भदौरिया जी ने रिलीज़ की है। और ये बुक लिखी किसने है? बुक लिखी है रिटायर्ड एयर मार्शल भरत कुमार ने। तो आप देखिएगा, द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला रिटायर्ड एयर मार्शल भरत कुमार द्वारा लिखी गई है। और ये बुक कहाँ पे ऑर्गेनाइज की, मतलब लॉन्च की गई है? तो IAF जो म्यूजियम है पालम न्यू दिल्ली में, वहीं पे ये बुक लॉन्च की गई है। इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पे बात आई है तो बात कर लेते हैं। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है इस दिन। 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मोटो क्या है? नभः स्पृशम दीप्तम। और इस समय 26वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? राकेश सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ये किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ये है झारखंड में। इसका दूसरा नाम क्या है? IIT धनबाद। तो आप समझ गए ना, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस IIT धनबाद कहाँ है? झारखंड में। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि EOGEPL SR ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड, इसने IIT धनबाद या फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के साथ एक MOU साइन किया है CBM टेक्नोलॉजीज में साथ मिलकर काम करने के लिए। CBM मतलब कोल्ड बेड मीथेन। तो आपको याद रखना है किसने IIT धनबाद के साथ या फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के साथ एक MOU साइन किया है कोल्ड बेड मीथेन की फील्ड में साथ काम करने के लिए। तो SR ऑयल एंड गैस, इतना नाम याद रखिएगा। कोल्ड बेड मीथेन आपको पता ही है इंडिया में थोड़ी बहुत पाई जा रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो उसकी फील्ड में काम करने के लिए IIT धनबाद यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस और SR ऑयल एंड गैस ग्रुप ने आपस में MOU साइन कर लिया है। IIT धनबाद की बात करें या फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की बात करें तो 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे है ये? धनबाद यानी झारखंड में है। झारखंड ये देख लीजिए मैप में। CM कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ रिसर्च में सपोर्ट करने के लिए किस इंडियन एंटिटी द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन किया गया है? तो रिसेंटली CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ MOU साइन किया है इंडिया में हेल्थ रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। ये देख लीजिए, CSIR ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ MOU साइन किया है इंडिया में हेल्थ रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। सिर्फ इतनी ही लाइन याद रखिए, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंडिया में हेल्थ रिसर्च को प्रमोट करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने CSIR के साथ एक MOU साइन किया है। MOU तो साइन हो गया, लेकिन इंडिया में अभी भी जो हेल्थ बजट है वो 2.5% के आसपास ही है। अब रिक्वायरमेंट हो रही है कि इसको बढ़ाया जाए, वरना कोविड से पहले तो ये 0.8% ही था। खैर CSIR की बात कर लेते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1942 में स्थापना हुई थी। जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ तो याद आया कि क्यों ना CSIR की स्थापना कर दी जाए इंडिया में। हेड कौन है? शेखर सी मांडे। और इसके प्रेसिडेंट हमेशा कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किस इंडियन सिटी को चुना गया है? तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 के लिए हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर चुना है। हैदराबाद को पहले द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए भी चुना जा चुका है यूनेस्को द्वारा। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 के लिए हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड चुना है। ये याद रखना है आपको, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसने और आर्बोर डे फाउंडेशन ने साथ मिलकर हैदराबाद को 2020 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना है। ये याद रखना है सिर्फ आपको कि 2020 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किस इंडियन सिटी को चुना गया है FAO द्वारा? तो हैदराबाद को। आप याद रखिएगा, हैदराबाद के साथ साथ कई और सारी सिटीज़ हैं लेकिन हमारे इंडिया में नहीं है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2020 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन सी बन गई है? हैदराबाद। किसने चुना है? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। और FAO के DG कौन है? क्यू डोंग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड इनोवेशन कैटेगरी में किस इंडियन एंटिटी को मिला है? तो इनोवेशन कैटेगरी में 2020 के लिए एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड मिला है WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को। 2020 का एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड मिला है इनोवेशन कैटेगरी में। ये देख लीजिए, WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसको 2020 में इनोवेशन कैटेगरी में एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड मिला है। आपको इतना याद रखना है। ये 5वां एडिशन है एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड का। तो चौथे एडिशन में भी इसको ही मिला था, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 5वां एडिशन। तो WCCB को इनोवेशन कैटेगरी में एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड देता कौन है? तो UNEP देता है, साइट्स देता है, UN ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम देता है, WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन देता है। इतनी सारी बॉडीज देती हैं, क्या मतलब है इनको याद करने का? WCCB के साथ साथ 7 और एंटिटी हैं जिनको 2020 के लिए एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड 5 कैटेगरीज में दिया जाता है: कोलैबोरेशन, इम्पैक्ट, इनोवेशन, इंटेग्रिटी और जेंडर लीडरशिप। इनोवेशन कैटेगरी में इसको मिला है WCCB। WCCB की बात करें, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। 2006 में जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसमें संशोधन किया गया था और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को सेटअप किया गया था। हालांकि ये ऑपरेशनल कब से हुआ था? तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो 2008 से ऑपरेशनल हुआ था। और इस समय इसकी हेड कौन है? तिलोत्तमा वर्मा। तिलोत्तमा इनका नाम है, देखिएगा, तिलोत्तमा वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंट्री के सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक अमर भाषा, देखो भाषा को वहाँ पे भाषा कहा जाता है, तो अमर भाषा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो कि ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा। तो रिसेंटली बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अमर भाषा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि इंग्लिश को बांग्ला में ट्रांसलेट करेगा। ये देख लीजिए, अमर भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो बांग्ला भाषा को इंग्लिश भाषा को बांग्ला भाषा में कन्वर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो बांग्लादेश का है उसने अमर भाषा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अमर भाषा मोबाइल ऐप को एक इंडियन फर्म एक स्टेप फाउंडेशन ने डेवलप किया है। एक स्टेप फाउंडेशन ने ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो सुअस प्लेटफॉर्म था उसको डेवलप किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सुअस प्लेटफॉर्म के आधार पे ही जो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट है उसने अमर भाषा को डेवलप करवाया है। तो ये इतना याद रखिएगा। तो अनुवाद ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर बांग्लादेश का है, उसी के आधार पे ये अमर भाषा ऐप बनाया गया है बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। ऑपरेशन कौन है? अब्दुल हामिद। बांग्लादेश में रिसेंटली पहला फागुन फेस्टिवल मनाया गया था। देखिए, जो बसंत का पहला दिन होता है उसको बांग्लादेश में पहला फागुन फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का नेवल शिप है प्रलय, वो नवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 नेवल एक्सरसाइज के लिए किस कंट्री की कोस्ट पर पहुंच चुका है? तो नवडेक्स 21 यानी नेवल डिफेंस एक्सहिबिशन, साथ ही साथ इंटरनेशनल डिफेंस एक्सहिबिशन, ये हो रहे हैं UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो इसके लिए इंडियन नेवल शिप प्रलय UAE पहुंच चुका है। ये देख लीजिए, इंडियन नेवल शिप प्रलय UAE पहुंच चुका है आईडेक्स 21 में और नवडेक्स 21 में पार्टिसिपेट करने के लिए। आईडेक्स 21 और नवडेक्स 21 ये डिफेंस एग्जीबिशन है जिनको UAE में ऑर्गेनाइज किया रहा है। तो आईडेक्स मैं बता दिया आपको, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, साथ ही साथ नेवल डिफेंस एग्जीबिशन, दोनों UAE में हो रहे हैं। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया का वेसल INS प्रलय पहुंच चुका है। देखिए, INS जो प्रलय है
वो प्रबल क्लास मिसाइल वेसल का सेकेंड शिप है। और INS प्रलय इसको बनाया कहाँ गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। इंडियन नेवी का शिप है तो इंडियन नेवी की बात कर लेते हैं। 1950 26 जनवरी को स्थापना हुई थी। वर्तमान में 24th नेवल चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। और कुछ समय पहले ही आपको याद होगा 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट के लिए इंडियन नेवी द्वारा टीटागढ़ वैगन्स के साथ एक पार्टनरशिप साइन की थी। टीटागढ़ वैगन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तकाहिरो हर्शिगो ने किस कार मेकर कंपनी के CEO की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है? तो तकाहिरो हर्शिगो ये होंडा के CEO थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये देख लीजिए, तकाहिरो हर्शिगो ये होंडा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, तकाहिरो हर्शिगो, इन्होंने रिजाइन कर दिया, आपको याद रखना है। 2019 से प्रेसिडेंट थे होंडा के R&D डिपार्टमेंट में। अब होंडा कार के CEO थे तकाहिरो हर्शिगो, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। होंडा की बात करें तो 1948 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? टोक्यो, जापान। तो होंडा कहाँ की मैन्युफैक्चरर है? तो जापान की कार मैन्युफैक्चरर है, जिसके CEO तकाहिरो हर्शिगो ने रिजाइन कर दिया है। साउथ कोरिया की एक हिंडई मोटर कंपनी है, उसने ट्रांसफॉर्मर जैसी एक रोबो कार बनाई थी, टाइगर X1। ये मैंने आपको पढ़ाया है, टाइगर X1 ट्रांसफॉर्मर जैसी रोबोट कार है। और ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? आप गूगल पे डाल दीजिए मूवी, ट्रांसफॉर्मर मूवी, आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI के कुबेर सिस्टम के 2.9 वर्जन को इंप्लीमेंट करने वाला इंडिया का फर्स्ट यूनियन टेरिटरी कौन बन गया है? तो RBI के कुबेर प्लेटफॉर्म के 2.9 वर्जन को इंप्लीमेंट करने वाला इंडिया का फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गया है जम्मू कश्मीर। एक्चुअली जम्मू कश्मीर में अभी तक कुबेर सॉफ्टवेयर को लॉन्च ही नहीं किया गया था, तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर ने ऑफिशियली रोल आउट कर दिया है कुबेर पेमेंट सिस्टम, जो कि RBI का पेमेंट सिस्टम है। इसमें क्या करेगा गवर्नमेंट? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है वो अपने सभी स्टाफ को सैलरी देगा कुबेर प्लेटफॉर्म के द्वारा। अभी तक कुबेर का जो 2.9 वर्जन था ये किसी भी यूनियन टेरिटरी में लॉन्च नहीं किया गया था। जम्मू कश्मीर फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गई है जिसने कुबेर के 2.9 वर्जन को लॉन्च कर दिया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो अक्टूबर 2019 में यहाँ से आर्टिकल 370 हटा दिया गया था और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को एक UT बन गया था। वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले ही एक कंचौथ फेस्टिवल मनाया गया है। कंचौथ फेस्टिवल चेनाब वैली में मनाया गया है। ये नाग नागिन के कल्चर को प्रमोट करता है। तो कंचौथ फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब इजीली दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।